नमस्कार। दूसरा पहलू में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल महाजन। दूसरा पहलू में आज बात करेंगे देश में फैले लॉटरी के कारोबार की और प्लास्टिक कचरे की। पहले बात लॉटरी की। मेघालय सरकार ने मंगलवार को देश की पहली डिजिटल लॉटरी लॉन्च की। मेघालय सरकार की कोशिश लॉटरी को प्रमोट करके बड़ा रेवेन्यू पैदा करना है। केरल, महाराष्ट्र समेत देश के 13 राज्यों में लॉटरी वैध है। केरल सरकार को लॉटरी से सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि एक तरफ सरकार लॉटरी, जुआ, शराब, तंबाकू पर रोक की बात करती है। शराब और पान मसाला पर लिखा जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन कमाई के लिए सरकारें इनकी बिक्री पर रोक भी नहीं लगाती हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे प्लास्टिक कचरे की। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक कचरे में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। देश में हर साल करीब 1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। प्लास्टिक कचरे पर ये रिपोर्ट हैरान करने वाली है। सवाल ये है कि प्लास्टिक पर रोक के बावजूद हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि लोगों में जागरूकता की कमी है और प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी देश में बहुत कम हैं, जिसके कारण प्लास्टिक कचरे का निस्तारण ठीक से नहीं हो पा रहा है। लॉटरी शब्द सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। किसी के पास अचानक कहीं से पैसा आ जाए तो लोग कहते हैं कि लॉटरी लग गई। लॉटरी मतलब रातों रात मालामाल हो जाना। लेकिन जुए और लॉटरी की लत ने लाखों लोगों की ज़िंदगी भी बर्बाद की है। भारत में लॉटरी को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। केरल, पंजाब और मेघालय समेत कई राज्यों में लॉटरी लीगल है। मेघालय सरकार ने मंगलवार को देश की पहली डिजिटल लॉटरी लॉन्च की है। पहले देखिए ये पूरी रिपोर्ट। Launched the digital lottery, the online lottery. लॉटरी मतलब सपनों का खेल। अगर एक बार लॉटरी लग जाए तो इंसान की जिंदगी फर्श से अर्श पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर इसकी लत लग गई तो खेलने वाले का कंगाल होना तय है। इस वक्त देश में ऑनलाइन बैटिंग और लॉटरी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ड्रीम 11, टीम बनाओ, पैसा कमाओ जैसे तमाम बैटिंग ऐप चल रहे हैं। इस कड़ी में मेघालय सरकार ने देश की पहली डिजिटल लॉटरी शुरू की है। मंगलवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने दिल्ली में डिजिटल लॉटरी EasyLottery.in की शुरुआत की। इस सरकारी डिजिटल लॉटरी में इनाम की राशि 50 करोड़ रुपए तक है, जो कि देश में लॉटरी के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि है। राज्य सरकार की इस लॉटरी के एक टिकट की कीमत 5,000 रुपये रखी गई है। मेघालय सरकार की ओर से कहा गया है कि EasyLottery.in प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदने से लेकर पुरस्कार बांटने तक पारदर्शिता की पूरी गारंटी वो देती है। हम लोगों ने इसे आज ऑनलाइन सिस्टम में हम लोग लेके आए हैं और ये सिंपल है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हर लेवल पर है। हर गेमिंग एरिया में आज ऑनलाइन हो रहा है, तो क्यों ना लॉटरी। तो हमारी सोच यही थी कि हम एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो सेफ हो, सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एक तरीके से एक ट्रस्ट लेवल हो, ये सब को सोच के हम लोगों ने आज ये पहला प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इसको शुरू किया है। और मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बेसिस पर इसमें ट्रांसपेरेंसी का फोकस हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिया है, मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले समय में लोग इस पर रिलाई करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का कहना है कि EasyLottery.in की डिजिटल लॉटरी से लोग घर बैठे लॉटरी का आनंद उठा सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जबकि ऑनलाइन बेटिंग ऐप से युवाओं को लत लगती है और वो अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। देश में इस वक्त ऑनलाइन लॉटरी और बेटिंग का मार्केट तेजी से उभर रहा है। जहां तक ऑनलाइन लॉटरी और बेटिंग और कसिनो की वैधता की बात आती है तो देश में इसको लेकर क्लियर कानून नहीं है, जिसकी वजह से ये धंधा तेजी से फल फूल रहा है और सरकार को भी मोटा राजस्व मिलता है। इसलिए इसे रेगुलेट करने की भी कोशिश नहीं की जाती। हम लोगों ने देखा है कि 6 महीने के बाद 28% पूरे फेस वैल्यू पे डालने के बाद भी हम लोगों ने सेक्टर में ग्रोथ देखा है और हम लोगों ने हमारे रेवेन्यू में भी
5 गुना बढ़ोतरी हम लोगों ने जीएसटी के रेवेन्यू में भी देखा है। तो अभी जिस तरीके से जो काम चल रहा है और जो सेक्टर आगे चल रही है, मुझे लगता है कि ये डिसीजन सही लाइन पर है और इसका जो है बेनिफिट हर स्टेट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और ओवरऑल सेक्टर को मिल रहा है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और बेटिंग पर जीएसटी की दर 18% से बढ़ाकर 28% कर दी थी। पिछले 6 महीने में ही कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग से 6,909 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो दिखाता है कि ये सरकार के लिए कमाई का बढ़िया जरिया है। देखिए, जहाँ तक ऑनलाइन गेमिंग के रूल्स है, मुझे नहीं लगता है कि जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए कोई बेसिक रूल है। मेरा ख्याल से उनकी एज 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और उनके बैंक में पैसा होना चाहिए। जहाँ तक गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का सवाल है, उनके लिए कुछ रूल है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, कुछ इसको ऐसा बताया जाए कि इट्स काइंड ऑफ ए क्विज और समथिंग, बट दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी। तो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि जिससे कि कोई ऑनलाइन गेमिंग नहीं की जाए। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि देश में लॉटरी और जुए को लेकर कानून क्या है। भारत में लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 लागू है। ये एक्ट साफ तौर पर लॉटरी खेलने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन इसमें एक छूट है। अगर राज्य सरकारें अपनी आधिकारिक लॉटरी चलाना चाहें तो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तें तय हैं। कानून में मिली छूट के तहत देश के कई राज्यों में लॉटरी वैध है। इन राज्यों में लॉटरी को कानूनी मान्यता मिली हुई है। वो राज्य हैं केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम। अन्य राज्यों में लॉटरी प्रतिबंधित है। पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लॉटरी खेली जाती थी, लेकिन अब वहां बैन है। राज्य सरकारें लॉटरी टिकट इसलिए बेचती हैं क्योंकि इससे मोटी कमाई होती है। जहां लॉटरी वैध है, वहां लोग ऑनलाइन के अलावा बाजार, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस और सेवा केंद्र में भी लॉटरी टिकट खरीद सकते हैं। केरल लॉटरी के धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। केरल में हर दिन 7 करोड़ से ज्यादा लॉटरी टिकट छपते हैं। साल 2022-23 में केरल की लॉटरी से कमाई 11,890 करोड़ रुपए थी, जो कि 2021-22 की तुलना में 66.7% अधिक थी। ये राज्य के कुल गैर कर राजस्व का 78.7% था। केरल के अलावा बंगाल की लॉटरी से करीब 1,960 करोड़ रुपए का जीएसटी मिलता है। महाराष्ट्र और गोवा को भी लॉटरी और कैसीनो से मोटी कमाई होती है। आंकड़ों के मुताबिक देश में लॉटरी बिक्री का आंकड़ा करीब 7,000 करोड़ रुपए है। राज्यों को लॉटरी टिकट पर 28% जीएसटी मिलता है। दूसरी तरफ लॉटरी की जीती राशि पर भी सरकार 30% टैक्स लेती है। कहावत है कि गंदा है पर धंधा है। हजारों करोड़ों की कमाई का ये खेल ही है जिसकी वजह से राज्य सरकारें लॉटरी पर बैन नहीं लगाती। और कमाई के लालच में मेघालय, केरल समेत कई राज्य सरकारें लॉटरी को खुलकर प्रमोट भी करती हैं। केंद्र सरकार भी ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग, कैसीनो और गैम्बलिंग को लेकर रेगुलेशन नहीं कर रही, जबकि ऑनलाइन बेटिंग ऐप लोगों को कंगाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का महादेव बेटिंग ऐप इसका बड़ा उदाहरण है, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हैं। कुछ दिन पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले राजस्व में करीब 412% का पिछले 6 महीने में इजाफा हुआ है और ये करीब 6,909 करोड़ की इनकम है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को। तो जहाँ भारत सरकार को इतनी मोटी कमाई हो रही हो, तो क्या वो लोगों के होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस या उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे परिणाम या बच्चों का जो एजुकेशन से ध्यान भटक रहा है, इसके मद्देनज़र इन गेमिंग ऐप्स को बंद करेगी या नहीं, ये बात देखने वाली होगी। पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा चुनावी चंदा देने वालों में फ्यूचर गेमिंग का नाम आया था। फ्यूचर गेमिंग के मालिक सेंटियागो मार्टिन को लॉटरी किंग कहा जाता है। ये कंपनी देश के 1 दर्जन राज्यों में ऑपरेट कर रही है, जहां लॉटरी वैध है। मार्टिन के खिलाफ सिक्किम में 4,500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है। पिछले साल ईडी ने मार्टिन की 457 करोड़ रुपए की संपत्ति
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अटैच की थी। इसके बावजूद उसका लालच और सपने बेचने का धंधा खूब फल फूल रहा है, क्योंकि टैक्स और मोटे चंदे की वजह से राज्य सरकारें आंखें बंद किए रहती हैं। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। कहावत है, गंदा है पर धंधा है। पैसों की चमक के आगे सरकारें आंखें मूंद लेती हैं। शराब, सिगरेट और जुए की लत हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। शराब से लीवर और किडनी खराब होते हैं और बीड़ी सिगरेट से कैंसर होता है, और जुए की लत तो लोगों को कंगाल कर रही है। लेकिन सरकार का ढोंग और पाखंड देखिए। एक तरफ तो शराब, सिगरेट के खिलाफ बड़े बड़े ऐड अभियान चलाए जाते हैं और दूसरी तरफ इन चीज़ों की बिक्री भी बंद नहीं की जाती, क्योंकि सवाल करोड़ों की कमाई का है। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू से कैंसर होता है। टीवी, न्यूज़पेपर और थिएटर से लेकर हर जगह आपने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे। जागरूकता के विज्ञापनों पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन असल में ये सरकार का पाखंड और ढोंग ही है, क्योंकि एक तरफ सरकार शराब, सिगरेट की बिक्री बंद नहीं करती और टैक्स के रूप में इनसे मोटा पैसा कमाती है, दूसरी तरफ शराब, सिगरेट के दुष्प्रभावों पर घड़ियाली आंसू बहाती है। शराब, सिगरेट, तंबाकू, जुए और लॉटरी का धंधा ऐसा है कि सेहत के लिए हानिकारक होने के बावजूद सरकार के लिए ये बहुत लाभकारी है। मोटी कमाई और चंदे के खेल की वजह से लॉटरी किंग मार्टिन जैसे लोगों का कारोबार फल फूल रहा है। पैसों की चमक के पीछे ऐसे लोगों का गुनाह छुप जाता है और मारे जाते हैं बेचारे गरीब लोग, जो रातों रात करोड़पति बनने के सब्ज़बाग में फंस जाते हैं। नशे की लत में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। 9 बजे का ठेका खुलने का टाइम है, 9 बजने में 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर आई है। ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं, लोगों को अकाउंट नंबर दे रहे हैं। कौन उन्हें समझाएगा, कौन उन्हें बताएगा कि किस तरह से खड़ा होना है। 70% टैक्स बढ़ने का किसी को कोई गम नहीं है। तो कह रहा हूँ, हम तो केजरीवाल तो शराब पीने आई नहीं, हम तो केजरीवाल जी की मदद करने आए हैं। बहुत बड़ी इस समस्या के दौर पर हमारा साथ है। हम केजरीवाल के घर भरने आए हैं, क्योंकि इन्होंने तो 4 दिन बाद भी हाथ खड़े कर दिए थे। इतना माल हिंदुस्तान में इतनी जायदाद होने के बावजूद ये लोगों से पैसे मांग रहे हैं। एक के बदले क्या एक फ्री है क्या? हाँ, एक पेटी। अच्छा, तो कितने 100 का मिल गए? कितने के हैं ये कितने की पेटी? एक पेटी 1600 रुपए। 1600 रुपए की मात्र 100 एक पेटी। वैसे इसकी कीमत कितनी होती थी पहले? 100 100। गजब, ये बोरा लेकर आए हो। इसी में लेने क्या? अरे लेना है यार। कितने लेने? 2 पैकेट? दो बोतल? अरे पूरा यहाँ बैग मिल रहा है, तो आप कह रहे हो मिल रहा है, इतने पैसे नहीं है तो आप क्या बैग लेना चाह रहे हो या सिर्फ बोतल ही बोतल ले। सिर्फ 2 बोतल? शराब पर एक्साइज ड्यूटी से राज्य सरकारों को बड़ा राजस्व मिलता है। आमतौर पर राज्यों की कमाई के मुख्य जरियों में स्टेट जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल डीजल पर टैक्स शामिल हैं, लेकिन राज्यों की कमाई में आबकारी शुल्क का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि राज्य सरकारें आबकारी विभाग को ज्यादा से ज्यादा शराब की बिक्री का टारगेट देती हैं। यानी एक तरफ सरकारें शराब को हानिकारक बताने का ढोंग करती हैं, तो दूसरी तरफ इसकी बिक्री बढ़ाने के तरीके भी ढूंढती हैं। चलिए पहले आपको शराब की बिक्री से राज्य सरकारों को होने वाली कमाई का खेल समझाते हैं। राज्यों को आबकारी टैक्स से तगड़ी कमाई होती है। कई राज्यों में कुल रेवेन्यू का 15 से 30% हिस्सा शराब की बिक्री से आता है। साल 2022-23 में उत्तर प्रदेश ने आबकारी शुल्क से रिकॉर्ड 41,02,050 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया, जबकि साल 2020-21 में उसे लाइसेंस और आबकारी कर से 30,061 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 में शराब बेचकर 7,285 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में शराब पर सबसे अधिक 83% कर लगाया जाता है, जबकि गोवा में ये दर 49% है। हर राज्य में शराब पर टैक्स अलग अलग है। इसकी वजह से तस्करी भी होती है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान
जब देश भर में शराब की दुकानें बंद थीं, तो शराब की बिक्री नहीं होने से राज्यों को रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सोचिए शराब से कमाई का खेल कितना बड़ा है। इसीलिए राज्य सरकारें चाहकर भी शराब बैन नहीं करती हैं। पाखंड और दिखावे के लिए सरकार शराब, सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा देती है और तर्क देती है कि महंगी होने पर लोग इनका सेवन नहीं करेंगे और तर्क देती हैं कि महंगी होने पर लोग इसका सेवन कम करेंगे। पिछले साल वित्त मंत्री ने सिगरेट पर लगने वाली ड्यूटी को 16% बढ़ाया था। साथ ही नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी NCCD भी बढ़ा दी थी। इससे टैक्स के रूप में होने वाले कलेक्शन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि डीजल, पेट्रोल और आयरन स्टील के बाद सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स से मिलता है। इसीलिए इसके प्रोडक्शन पर रोक नहीं लगाई जाती। नॉन मैन्युफैक्चरिंग तंबाकू और उससे बने प्रोडक्ट्स का निर्यात रिकॉर्ड 12,005 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सरकार का तर्क है कि वो तंबाकू से होने वाले टैक्स कलेक्शन का बड़ा हिस्सा जागरूकता कार्यक्रमों में खर्च करती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को पिछले वित्त वर्ष यानी 2022-23 के लिए 83,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। सरकार की दोहरी नीति और पाखंड का सच देखिए। एक तरफ सरकार तंबाकू, पान मसाले के खिलाफ बड़े बड़े विज्ञापन देती है, दूसरी तरफ तंबाकू कंपनियों के बड़े बड़े प्रमोशन पर रोक नहीं लगाती है। एक तरफ सरकार तंबाकू, पान मसाले से मोटा पैसा टैक्स के रूप में कमाती है, दूसरी तरफ परिवार कल्याण विभाग जागरूकता में मोटा पैसा खर्च भी करता है। एक तरफ शराब की बोतल पे लिखा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक है, दूसरी तरफ राज्य सरकारें ज्यादा से ज्यादा शराब बिक्री की कोशिश भी करती है। अब बात करते हैं देश में बढ़ते प्लास्टिक कचरे की। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक कचरे में भारत दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया के कुल प्लास्टिक कचरे का 20% भारत अकेला पैदा करता है। देश में हर साल करीब 1 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें 90% नगर पालिका का होता है। ये समझिए कि भारत में हर साल इतना प्लास्टिक कचरा निकलता है कि 600 से ज़्यादा ताजमहल भरे जा सकते हैं। सोचिए हम किस तरह धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे खुद पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मार्केट से सब्जी लानी हो या फिर ग्रोसरी का सामान, हम पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हुए भी कि प्लास्टिक से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए काल है। फिर भी थोड़ी सी सुविधा के लिए हम आंखें बंद किए रहते हैं। आइए पहले आपको यूनाइटेड किंगडम की लीड्स यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट दिखाते हैं, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया हर साल 5.7 करोड़ टन प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करती है। भारत दुनिया के कुल प्लास्टिक कचरे का करीब 20% अकेले उत्पन्न करता है। देश में हर साल करीब 9.3 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 90% कचरा नगर पालिकाओं का होता है या फिर लैंडफिल साइट पर जलाया गया कचरा है। इस रिपोर्ट के लिए दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा शहरों में उत्पादित कचरे की जांच की गई है। ये प्लास्टिक कचरा समंदर से लेकर सबसे ऊंचे पर्वत शिखर तक और लोगों के शरीर के अंदर तक फैलता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कुल 5.7 करोड़ टन प्लास्टिक कचरे का 2/3 से अधिक हिस्सा विश्व के साउथ से आता है। ये रिसर्च बेहद हैरान करने वाली है और हमें ये सोचने को मजबूर करती है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। आम दुकानदारों को सबको मना किया जाता है कि प्लास्टिक मत लो, लेकिन ये जहाँ से बनती है उसको कौन रोकेगा? ये सब जो आता है वहाँ के नेतागण इनको दिखाई नहीं देता है। सिर्फ क्या है कि दुकानदार का आ जाओ, चालान काट जाओ, बस चले जाओ। इसको ही दुकानदार ही दिख रहा है। फैक्ट्री बन रही हैं बड़े बड़े। सबसे ज़्यादा पॉलीथीन अपने चाइना से आती है। इस समय तो चाइना से आती है, इम्पोर्ट कहाँ से होता है? तो भारत से लेन देन होता है। सब नेतागढ़ खा रहे हैं, वहाँ से मंगा रहे हैं। सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो ज़रूर बंद होना चाहिए एंड स्पेशली इवन अगर कोई यूज़ भी करता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम प्लास्टिक सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं। और यहीं पे देख लेना मार्केट में आधा प्लास्टिक भी पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा और दे ऑल स्वाइप इट टुगेदर, मतलब एक साथ ही, मतलब रिसाइक्लेबल
प्रोडक्ट्स ही हमें यूज़ करने चाहिए। वी आर लिविंग इन लाइक 2024 एंड अब नहीं बंद करेंगे तो फिर दुनिया खत्म हो। बेसिकली एवरीबॉडी यूजेस बिकॉज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जो प्लास्टिक्स हैं वो हैं, आप उसको हटा नहीं सकते, बट ऑन योर बेसिस तो आप उसको अपने जरिए से रिमूव कर सकते हो फ्रॉम योर प्लास्टिक के बैग्स आप मत यूज़ करो, शॉपिंग बैग्स हो गए। प्लास्टिक कचरा पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक समस्या है। प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचता है। हर देश कचरा कम करने के लिए अलग अलग तकनीक और रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन हमारे देश में प्लास्टिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। सबसे मुश्किल ये है कि हम प्लास्टिक को कचरे में फेंक देते हैं, जबकि इसका रिसाइकलिंग करना जरूरी है। प्लास्टिक को हम इधर उधर फेंक देते हैं तो उसके अंदर से माइक्रो प्लास्टिक्स निकलते हैं, और ये बात तो 10 साल पहले ही प्रमाणित हो गई थी कि अब विश्व का कोई ऐसा इलाका नहीं है या कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं मिलते। माइक्रो प्लास्टिक से जो सीधा खतरा है वो सिर्फ हमें ही नहीं है कि उससे बाइफेनॉल और फैलेट्स जैसे खतरनाक केमिकल निकलते हैं जिनकी वजह से प्रजनन क्रिया बाधित होती है। सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर पशु पक्षी की प्रजनन क्रिया जो है बाधित होती है। समुद्री जीव जंतुओं पर भी इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और हाल ही में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 85% जो समुद्री जीव हैं, जिसमें मुख्यतः टर्टल्स और एम्फीबियंस भी हैं, उनके जीवन को जो नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं वो प्लास्टिक और मेरीन प्लास्टिक वेस्ट की वजह से झेलने पड़ रहे हैं। लीड्स की रिपोर्ट के मुताबिक लागोस दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाला शहर है। इसके बाद नई दिल्ली, लुआंडा, अंगोला, कराची और मिस्र का काहिरा शहर का नंबर आता है। अगर देशों की बात करें तो भारत के बाद सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण नाइजीरिया और इंडोनेशिया फैलाता है। इस मामले में चीन चौथे स्थान पर है, जिसने प्लास्टिक कचरा कम करने में सफलता हासिल की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा रूस और ब्राजील भी प्लास्टिक कचरे के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं। अमेरिका प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने के मामले में लिस्ट में 90 स्थान पर है, जबकि ब्रिटेन 135वें स्थान पर है। दुनिया की प्लास्टिक प्रदूषण का करीब 69% सिर्फ 20 देशों से आता है, जिनमें से कोई भी विकसित देश या उच्च आय वर्ग वाला देश नहीं है। यहाँ प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने वाले देश वही हैं जहाँ गरीबी ज्यादा है। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। देश में प्लास्टिक कचरे से छुटकारा नहीं मिलने की 2 बड़ी वजह हैं। प्लास्टिक बैन होने के बावजूद चोरी छिपे इसका उत्पादन होता है और लोग धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी वजह है रिसाइकलिंग की कमी। दरअसल प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीनें महंगी हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक कचरा रिसाइकल नहीं हो पाता। प्लास्टिक पर बैन के साथ सरकार को इसके रिसाइकलिंग को लेकर भी काम करना होगा। प्लास्टिक हमारे जीवन में इस तरह शामिल हो चुका है कि इसे निकालना बेहद मुश्किल है। पानी की बोतल से लेकर खाने के डब्बों तक, चेयर से लेकर बच्चों के खिलौनों तक, हर सामान प्लास्टिक से बन रहा है। हमारे घरों में बच्चों की स्टेशनरी से किचन तक दर्जनों प्लास्टिक का सामान मौजूद होगा। क्योंकि प्लास्टिक का सामान सस्ता मिलता है, इसलिए इसे लोग खरीदते हैं और टूट जाने के बाद कचरे में फेंक देते हैं। यही हजारों टन प्लास्टिक कचरे की वजह बन रहा है। मजबूरी है, प्लास्टिक के अलावा क्या चीज़ यूज कर सकते हैं। ये बैग जो है, ये बैग यूज करते हैं सब कस्टमर देने के लिए, ठीक है। प्लास्टिक तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी नुकसान, गलती मतलब कहीं भी डाल दो, ये बिल्कुल नहीं गलती है। दिक्कत होती है, बहुत सी नहीं मिलती है, कभी पैकेट नहीं मिलते, पॉलीथीन जैसे होती है ना हमारे पास, नहीं मिलती है। और भी बहुत सारे ऐसे गंदे हो जाते हैं और भी नहीं मिलती मार्केट से, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। प्लास्टिक देखो, जैसे आप कह रहे हैं कि बैन होना चाहिए, समटाइम्स कोई चीज़ होती है, जैसे अगर हम जैसे लिफाफे के बैग जो होते हैं हमारे, अगर हम उसमें कैरी करते हैं तो वो जल्दी फट जाते हैं। तो कभी कभी प्लास्टिक की भी ज़रूरत होती है, और कभी कभी क्या बोलते हैं, हमें प्लास्टिक बैन भी होना चाहिए किसी चीज़ में, क्योंकि अगर एनिमल्स वगैरह खाएंगे तो उसके लिए अच्छे नहीं है, वो मर जाएंगे एनिमल्स वगैरह। तो प्लास्टिक, अब मैं ये भी नहीं कहता कि पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, या तो फिर जो पॉली बैग होता है वो थोड़ा हार्ड कंपनी को ऐसा बनाना चाहिए कि वो अच्छा बैग आए जिससे हम अच्छे से कैरी करके ले। नहीं तो लिफाफे वाला बैग तो 5 मिनट के अंदर ही फट जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में हालात बहुत ज़्यादा भयावह हो चुके हैं। देश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक है,
प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। इसके बावजूद दुकानदार चोरी छिपे इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर कचरे में फेंक देते हैं। सरकार के तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद हालात नहीं बदल रहे। प्लास्टिक कचरा लगातार बढ़ने की वजह यह है कि देश में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बहुत कम हैं, जबकि शहरों में हर दिन प्लास्टिक कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है। प्लास्टिक कचरे को घर से कलेक्ट करने और उसे प्लांट तक पहुंचाने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। सरकार की रोक के बावजूद तमाम प्लांट गैर कानूनी तरीके से प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन का खुलेआम उत्पादन करते हैं। मार्केट में दुकानदार भी प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल बंद नहीं करते हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जब भूमि में मिलते हैं तो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति भी क्षीण होती है, जिससे वनस्पति जगत को भी भारी नुकसान झेलने को मिलता है। और साथ ही साथ इसके छोटे छोटे कण पानी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी में जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। आज स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि हर साल दुनिया भर में 20 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा नदियों, झीलों और समुद्र में फेंका जाता है, जिससे जलीय जीवों पर खतरनाक असर हो रहा है और नदियों का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। BPA का केमिकल आता है, बिसफिनॉल ए और थाइलेट्स। वो जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में प्लास्टिक कचरे से तभी निजात मिल सकती है जब शहर शहर में प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट लगाए जाएं। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके तमाम दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, जिससे लोगों को दोहरा लाभ हो। रिसाइकलिंग प्लांट लगाने के लिए सरकार को ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। दूसरी तरफ प्लास्टिक को लेकर लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। दूसरा पहलू में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे कुछ और खबरों और उनके दूसरे पहलुओं के साथ। तब तक मुझे यानी राहुल महाजन को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर अभी बाकी हैं कई और खबरें।